तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो एक टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से हटके है। टॉपिक का थॉट मैंने रखा है कि हम एक पूरा देश इस समय भारत की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा देश इस समय एक किसी किसी देश की एजेंसी समझ लो, या किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को समझ लो, या किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जहाँ हमको पूरी तरीके से, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा एक कोई एजेंसी, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से देश की एजेंसी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस और एक साइकोलॉजिकली वॉरफेयर इंडिया के साथ खेली जा रही है। भारत की एजेंसीज इसको टैकल नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ इंटरनेट एंड फ्रीडम ऑफ इंटरनेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उस पर पाबंदी नहीं होने के कारण भारत एक बहुत बड़े डीप साइकोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है खास करके इंडियन ऑडियंस के ऊपर। मैं इस चीज़ को कैसे एनालाइज करता हूँ, इस चीज़ के पीछे दो थॉट्स मेरे हैं। या तो जाहिर सी बात है कि हमें कौन मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा उठा सकता है, तो और कौन है जिसको हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जो बेसिकली एक छोटा सा गेम प्लेयर है वो हमारे आसपास के 2-3 देश हैं। हो सकता है कि इनके तीनों के एक जॉइंट ऑपरेशन हो किसी भी प्रकार की, एक साइकोलॉजिकली। वैसे तो भारत के अंदर में हर एक देश जो हमारे पड़ोसी हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फेवर वाली सरकार हो, या हमारे फेवर वाले लोग एक्टिव हो, और हमारी जो एक डिमांड होती है वो पूरी की जाए। तो इस पे हमारे जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोस के सबसे बड़े देश, हम चाइना से बात करेंगे, तो चाइना और इंडिया की जो कंपैरिजन है वो करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ चाइना की ग्रोथ, चाइना का डेवलपमेंट और चाइना की एक मेंटलिटी जो है वो भारत से बहुत आगे है। और ऐसा नहीं कि हम इस सृष्टि पे या हम इस क्षेत्र पे जो एशियान है, एशिया के जो हम देश हैं, इन देशों में 2 ही बड़े ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी ग्रोथ, जिनकी जनसंख्या और जिनके लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और विचारधारक हैं। यानी कि यही 2 देश इस एशिया में ऐसे हैं जिनकी विचारधारा बदलती है, जो अपने आप को डेवलप करते हैं, जो अपने अंदर की रोज़मर्रा की चीज़ों को बदलते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ एक मॉरल सोसाइटी हमारी है, मॉरल आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर ऐसा है दोनों देशों का, चाइना और भारत का। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों में किसी न किसी को एक तो बड़ा हमेशा बन के रहना, या बड़े सुपर पावर की जो कल्पना होती है, इसके बीच में एक टकराव चल रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है भारत की एक सोसाइटीज़ के ऊपर, जो कि जैसे कि हम लोगों के ऊपर किया जा रहा है। इसको मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ करके बताता हूँ कि कैसे। 2000 मनमोहन सिंह सर जब 2000 के टाइम के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, तो इंडिया के अंदर में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो एक कहा जाता है, और कहा क्या जाता है, अगर आप देखें तो 2000 के बाद में देश के अंदर में डेवलपमेंट और बाहर की कंपनियों का जब एंटर होता है भारत के अंदर में, ठीक है, तो उसके बाद से धीरे धीरे इंडिया कुछ चीज़ें बनाने लगता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने लगता है। इंडिया अपनी बहुत सारी कंपनीज भी बनाता है, बाहर से मटेरियल भी परचेज़ करता है, और बहुत सारी चीज़ों को इंडिया के अंदर में डेवलप करने लगता है, क्योंकि भारत के पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोग हैं, वर्कर भी अच्छी तादाद पे अवेलेबल है हमारे पास है। अब 2000 के बाद से धीरे 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 इंडिया के अंदर में जो डेवलपमेंट हुई, जो लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ, जो लोगों के अंदर एक मेंटलिटी चेंज हुई ग्रो होने की, वो मेंटलिटी जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के टाइम की जब हम बात करें, अब सरकारें चेंज हो गई 2014 के बाद, तो 2014 के बाद से 2016-17 के बाद लगातार गवर्नमेंट जो भी आई है सत्ता में, उसके भी एक जो मेंटलिटी है वो
आत्मनिर्भर भारत वाली जो है, वहाँ से इंडिया की एक रफ्तार और तेज़ हुई। यानी कि 2000 से हमने रफ्तार पकड़ी, उसके बाद हम लोग जो 14, 15, 16, 17 और 17 के बाद से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक बहुत आगे हम लोग निकल चुके कंपटीशन के मामले में। तो भारत इस जो एक ये प्रतिस्पर्धा है हमारी चाइना के साथ, हम इस प्रतिस्पर्धा में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, इस बात में सत्यता नहीं है। लेकिन हम जो चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकते वो है चाइना की एक गवर्नमेंट, यानी कि तानाशाही गवर्नमेंट, जो परमानेंट गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन नहीं है, जो एक डिसीजन को अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अगर समाज को वो डिसीजन पसंद नहीं है और अगर वो डिसीजन कर दिया गया है तो वो मानना पड़ता है। इंडिया के अंदर में ऐसा नहीं। इंडिया के अंदर में आप अपने प्रोटेस्ट चलते हैं, इंडिया के अंदर में विरोध होता है किसी भी चीज़ का, और इंडिया के अंदर में बनी हुई सरकारों का एक बहुमत जो है वो जनता के द्वारा किया गया है। चाइना में ये चीज़ें कम हैं। चाइना में अभी फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो अब चाइना जो एशिया वाला जो एरिया हमारा है, इस एशिया वाले क्षेत्र में दो ऐसे बड़े भाई या दो ऐसे देश जो अब कंपटीशन कर सकते हैं एक दूसरे से आगे जाने का। देखिए, चाइना को हो सकता है कि कोई, अगर चाइना का कोई इंसान वहाँ बैठा हो तो ये कल्पना कर सकता है कि चलो हम ग्रो करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारा देश ग्रो करेगा, दूसरा देश भी ग्रो करेगा। लेकिन असल में देश के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी होती है, या इन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मान के चलिए कि हमारी जनसंख्या अभी चाइना से ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमसे पहले दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश चाइना था। तो क्या चाइना अपने लोगों को काम नहीं दिलाए, या क्या चाइना अपने लोगों को फैसिलिटी नहीं दे, और चाइना इतना बड़ा देश होने के बाद अपने लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च ना करे, या चाइना इतने सारे लोगों से इनकम करके अपने देश को और अच्छा ना बनाए। तो इसका एक प्रोसेस जो होता है, इस प्रकार से देश चलता है। तो उसी सोच में चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और चाइना की जो सबसे अच्छी पॉलिसी है वो है टारगेट गोल पॉलिसी, जिसको चाइना में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन चाइना की एक स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी है कि वो हर 5 साल या 15 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम को कंप्लीट करना या उस प्रोग्राम को फाइनल स्टेज पे पहुंचाने के लिए वो उस पर अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस चीज़ के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ से साइंटिस्ट बुलाने, या किसी भी प्रकार से उसको XYZ करके उस टारगेट को अचीव करना है। तो चाइना इस प्रोसेस को जब अपनी मेंटलिटी और इस प्रोसेस को जब एक्सेप्ट करता है तो उसको करने वाली जो कैपेबिलिटी होती है, चाइना उसको जीत लिया है। चाइना काफ़ी सालों से इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, और इसी चीज़ को यूज़ करते करते वो बहुत आगे निकल गया है। तो अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस में जो मुझे लग रहा है कि वो ये उन्होंने एक प्लान बनाया है कि दुनिया के कोई भी ऐसे देश जो चाइना को आने वाले भविष्य में कंपटीशन कर सकते हैं, हमें उन देशों को, उनकी मॉरल को, उनके उस आत्मनिर्भरता को या उसके उस कॉन्फिडेंस को कम करना है। रीज़न ये है कि हमें हमारे देश के लोगों को उस चीज़ की एक क्या कह सकते हैं, कंफर्टेबल जोन कहें उसे, या हमें अपने उन लोगों को वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवानी है जिसके लिए हम यहाँ सत्ता पे बैठे हैं। तो लगातार सत्ता पे बने रहना और एक अपनी राजशाही आप जिसे कह सकते हैं, उसको मनवाने के लिए ये प्लान बनाए जाते हैं। अब भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारत में कोई परमानेंट नहीं है। किसी समय के लिए कोई सरकार है, किसी समय के लिए कोई सरकार है। तो अब ऐसा होता है कि जो सरकारें अगर अपने टर्नओवर में अगर किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेटेजी बनाती है तो आने वाली सरकार चाहे तो उस स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकती है, या आने वाले समय पे उस स्ट्रेटेजी पे या उस फंडामेंटल पे इन्वेस्टमेंट देना या उस फंडामेंटल को आगे लेके जाने में ढिलाई कर सकती है, और उसको फुलफिल नहीं हो ऐसा भी करने में बहुत सारी सरकारें बहुत सारे कभी कभी इस प्रकार के डिसीजंस लेती हैं। तो इससे देश का जो है बहुत सारा हो सकता है कि पैसा तो शायद बर्बाद ना होता होगा, पैसा तो करप्शन की तरह कहीं ना कहीं एग्जप हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको
कोई ना कोई अपने लिए यूज़ कर लेता है, बट उससे देश को नुकसान होता है। मैं आपको एक छोटी सी कल्पना बताता हूँ, कंपैरिजन की एक बात है। 2014 से पहले जो गवर्नमेंट थी, ओलंपिक हो रहे हैं, खेल कूद ने सालों से हो रहे हैं। 1965 से लेके अब तक लगभग हमने कभी इस प्रकार का बड़ा नाम नहीं सुना था कि हमारे देश में हमने ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड लाए, या हम दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे आए हैं, या हमने बहुत बड़ी कोई कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा जो है वो जीती है। पुराने टाइम पे जो मुझे एक नाम याद आता है वो है रेस के मामले में, जो दौड़ है उसमें स्वर्गीय श्री मिल्खा सिंह जी का नाम बड़ा चर्चित हमने सुना था कि उन्होंने रेस में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था, और चैम्पियन, दुनिया के सबसे तेज़ धावकों में उनका नाम आता था। तो ये काफ़ी पुराना नाम था जो हमने बहुत सुना, लेकिन आज के टाइम पे जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें जो हमने देखा कि कैसे भारत ने एक इतनी दुनिया की बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा पे 4 नंबर पे अपने आप को स्थापित किया है, तो एक अच्छी चीज़ है। मेरे को कोई डिस्टर्ब करने गधा आ गया, देखो। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ घूमने, बाद में आपको बात करता हूँ, अगला पार्ट में आगे की बात करेंगे।